हेलो एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 17 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से पहले एक बड़ी तेज़ी आई, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी रफ्तार थी, 15 से 18 पे गया। बाद में अगर आप देख रहे हो तो धीरे 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 नीचे की तरफ भी आ रहा है। जबकि देखा जाए तो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, जैसे कि जो टैरिफ बढ़े हैं, जो बढ़ाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं कंपनियों का फ़ायदा ही है, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन मार्केट भी इस चीज़ को जान रहा था, फैक्टर कर रहा था, और इसी के चलते एक तेज़ी भी हमें इससे पहले ही देखने को मिल गई थी। और जब खबर आई तब हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग कह लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में म्यूचुअल फंड ने बड़ा गेम खेला है उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 17 रुपये का है। एक महीने में 14% की तेज़ी, एक साल में अगर आप देखोगे तो 128% की तेज़ी, शानदार तेज़ी आई थी यहाँ पर, बेहतरीन रफ्तार थी। बाद में गिरावट भी हमें देखने को मिली, और जब इनका FPO आया जो कि 11 रुपये का प्राइस था, और पहली बार वोडाफोन आइडिया में मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी कर सकते हो, वरना इससे पहले वोडाफोन आइडिया को लेकर मेरी पॉजिटिव कमेंट्री नहीं रही है। FPO जब आया तब मैंने कहा था कि FPO से एक बहुत बड़ा पैसा इनके पास आ ज़रूर रहा है, 18,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा फ्यूचर में इनका प्लान भी है, जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे टैरिफ बढ़ने वाले थे, ये मैंने पहले भी कहा था कि उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। उसी के चलते मार्केट में तेज़ी भी देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी 17 रुपये का लेवल ये क्रॉस करेगा। ये वही लेवल था जिसने इसको इससे पहले परेशान करा था, और वो इसने क्रॉस करा, लेकिन अब थोड़ा बहुत दोबारा से वहाँ से परेशानी हो रही है इन्हें। और देखा जाए तो जो बड़ी खबर निकल कर आई है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो 3 म्यूचुअल फंड्स ने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स, देखो लोग दूर भागते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम ट्रेंडलाइन, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ इमर्ज एज अ लार्जेस्ट बायर ऑफ द वोडाफोन आइडिया इन जून 2024, पिछले महीने की ही बात है ये। उन्होंने वोडाफोन आइडिया में 12.50 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, 0.18% का स्टेक, 12.50 करोड़ शेयर्स, तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी उनकी तरफ से यहाँ पर हुई है। जबकि इडलवाइज की अगर फंड की बात करें हम यहाँ पर, तो वो सबसे बड़े सेलर रहे हैं, उन्होंने बिकवाली करी है 3.192 करोड़ शेयर्स की, तकरीबन 0.05% का स्टेक उन्होंने बेचा है। और जहाँ तक अगर बात करी जाए तो इन मई 2024 66 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। मई महीने में वोडाफोन आइडिया में 66 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी, जबकि 17 म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बिकवाली करी हुई है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में क्वांटिटी है, उसमें अगर आप देखोगे तो 361 बैलेंस हाइब्रिड फंड की अगर हम बात करें तो उनके पास भी है यहाँ पर 52 लाख शेयर्स हैं यहाँ पर। अगेन एक और फंड है 52 लैक्स। और जहाँ तक बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्रेज की बात करी जाए तो 19 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स इस म्यूचुअल फंड के पास है। इवन अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस आर्बिट्राज रेगुलर फंड की बात करें, यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो 10 करोड़ शेयर्स इनके पास भी है। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके पास है बहुत बड़ी मात्रा में। और मोतीलाल ओसवाल ने तो भैया पिछले महीने ही बड़ी मात्रा में खरीदारी भी करी हुई है, तकरीबन 12.5 करोड़ शेयर्स कह लो वो इन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी हुई थी। इसके अलावा देखो वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे अब जब पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करेगी कंपनी अपने नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, 4G को रोल आउट करने के लिए, 5G को रोल आउट करने के लिए। और यहाँ पर यही है कि वोडाफोन आइडिया ने एक नई अपनी स्पेक्ट्रम कैपेसिटी ऐड करी है पंजाब एंड हरियाणा सर्कल में, जो कि अगेन अच्छी बात है, जिससे भैया अपने नेटवर्क को ये और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। और जिसका सीधा इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि जो यूज़र्स जो इनको छोड़ के जा रहे हैं वो एटलीस्ट रुकेंगे। जनरली होता यही है कि भैया अगर आपके नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा तो लोग छोड़ के दूसरे या फिर एयरटेल या जियो में स्विच कर लेते हैं, वो होता है यहाँ पर। तो एटलीस्ट जो पैसा यहाँ पर आया है उससे ये अपने नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात ही है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो वही 50 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हुए थे कल, बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में ट्रेड तो हो ही रहा है। और जहाँ तक इसका जो मार्केट कैप है वो 1,16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और नज़र करी जाए कंपनी को लेकर तो 50-50 का है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से।
कंपनी में अगर हम नज़र करते हैं तो भैया देखो नंबर्स तो इनके उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू वाइज भी नहीं है और प्रॉफिट वाइज भी बहुत ही ख़राब नंबर है, बहुत ही बेकार नंबर है। अगर इन्होंने पैसा रेज नहीं करा होता तो आज भी मेरी जो कमेंट्री है वो इसको लेकर नेगेटिव ही होती, लेकिन एफपीओ के ज़रिए बहुत बड़ा पैसा इसने रेज करा है। 18,000 करोड़ रुपए रेज हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटा अमाउंट है क्योंकि इनका जो कर्जा है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। लेकिन कंपनी का प्लान यही है कि भैया 18,000 करोड़ जो रेज़ हुआ है उसके बाद और 14-15 हज़ार करोड़ रुपए बैंक से एज अ लोन के तौर पर दोबारा रेज़ करे जाएंगे। प्रमोटर भी जो है वोडाफोन ग्रुप वो भी यहाँ पर 2 या 3 हज़ार करोड़ रुपए कुछ ऐड करने वाला है। तो जो पैसा है उसका इस्तेमाल शुरुआती दौर में थोड़ा सा डेट चुकाने के लिए भी होगा और अपने नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी होगा, 5G रोल आउट करने को लिए भी होगा। एटलीस्ट जो यूज़र इसको छोड़ के जा रहे हैं वो थोड़े से रुकने चाहिए। और जिस तरीके से अभी प्राइस बढ़ी है, ठीक है, जिस तरीके से अभी प्राइस बढ़ी है, जो टैरिफ बढ़े हैं, जियो के भी बढ़े हैं, वोडाफोन के भी बढ़े हैं, एयरटेल के भी बढ़े हैं, तो लोगों को BSNL पसंद आ रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म की बात हो क्योंकि नेटवर्क डेफिनेटली लोगों को चाहिए होता है, अच्छा नेटवर्क। तो यहाँ पर वोडाफोन अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो काफ़ी नेगेटिव में इसका है पी, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट तो कर नहीं रही है, कंपनी लगातार नुकसान में ही है। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ खास अच्छे नहीं है, कोई ख़राब नंबर्स ही है, कोई ग्रोथ नहीं यहाँ पर आ रही है। चाहे रेवेन्यू देखो चाहे प्रॉफिट्स देखो, प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस भी भैया जितने थे इवन कभी कभी बढ़ जा रहे हैं यहाँ पर लॉस। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ जून क्वार्टर के नंबर के लिए नहीं, मैं सितंबर क्वार्टर के नंबर के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि देखो पैसा रेज हुआ है डेफिनेटली यहाँ पर, और उस पैसों का जो इस्तेमाल है वो देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से होने वाला है। एटलीस्ट इनके रेवेन्यू में एक तेज़ी दिखनी चाहिए टैरिफ बढ़ने के बाद। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो लॉस यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वो मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे घट के 3,000-4,000 करोड़ पे आने चाहिए, और अगर वो आ जाता है तो एक अच्छा साइन होगा, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 सालों तक कंपनी प्रॉफिटेबल हो भी पाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए, क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि जो इनका मतलब जो इनको पैसा चुकाना है, ठीक है, गवर्नमेंट को जो पैसा चुकाना है AGR ड्यूज़ का, उसके लिए दोबारा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है उसको दाखिल करा हुआ है, और अगर इनके फेवर में फैसला आता है तो 40% तक का डेट वहाँ से रिड्यूस हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ऐसी पिटीशन वो इससे पहले 3-4 बार दाखिल कर चुके हैं, लेकिन उनके फेवर में कुछ नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि इस बार क्या चेंज आता है। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 38.17% की है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ठीक ठाक मात्रा में मैं कहूँगा, हालांकि डोमेस्टिक नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पर अदर पार्टीज देख रहे हो 38% की होल्डिंग और रिटेल इन्वेस्टर 6.20%, उनमें से जो अदर पार्टीज में 38% है उसमें से 33 से 34% का जो बहुत बड़ा स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास है। और ये AGR ड्यूज़ का ही पैसा था, ठीक है, पैसा था 16,000 करोड़ रुपए, ठीक है, चुकाने थे, पैसे थे नहीं इनके पास, तो क्या कर सकते थे भाई साहब। तो हुआ यही कि 10 रुपये के भाव पर इक्विटी ले लो साहब, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। अगर वसूलने जाते तो कंपनी ही उठ जाती यहाँ से। तो जाहिर सी बात है यही एक जो रास्ता बचा था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको लगातार पुश करा पैसा रेज करने को लेकर, और ये उसी का नतीजा है कि आज इन्होंने FPO के ज़रिए 18,000 करोड़ रुपए रेज करे हैं, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट जो है वो इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, पैसा चुकाना पड़ेगा, हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है ज़रूर, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, लेकिन हाँ उतना ही खरीदो जितना रिस्क आप लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनके AGR ड्यूज़ के रिकैलकुलेशन की जो इन्होंने पिटीशन दाखिल करी, अगर वो सक्सेसफुल हो गई, एक्सेप्ट हो गई, तो यहाँ से ये 25-30 पे जाएगा। अगर वो हो गई तो, अगर इनका कर्जा कम हो गया तो वहाँ से, ठीक है, तो ही, अगर नहीं हुआ तो भाई साहब वापस गिरेगा ये। तो ये 2 धारी तलवार वाला मामला है, और यही वजह में है कि मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फेवर में आ गया तो अच्छी चीज़ है, नहीं आया तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे यहाँ पर। और आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि देखो इनका जो टैरिफ बढ़ा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके चलते भी सही
लेकिन इनके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, ये मेरा मानना है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।